ओके शेयर्स अक्वायर्ड इन डीमर्जर। कल हमने क्या पढ़ा था? अमलगमेशन पढ़ा था। ये भी उसी की तरह एक चीज है, डीमर्जर। कैसे? ध्यान से समझना। आपके पास एक कंपनी के शेयर है, मान लीजिए हीरो होंडा के, ठीक है। आपने हीरो होंडा के 100 शेयर परचेज किए एट द रेट 60 ईच, और ये खरीदे आपने 2012-13 में, राइट? ओके। अब इसका क्या हो जाता है सर? इसका डीमर्जर हो जाता है। डीमर्जर समझते हैं? डीमर्जर समझते हैं क्या वर्ड को? क्या होता है डीमर्जर? डीमर्जर का मतलब होता है, हाँ, स्प्लिट ऑफ, कि कोई कंपनी के दो टुकड़े हो जाए, उसको बोलते हैं, या एक कुछ से अलग होकर नया बना ले, ऐसा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सर एक नई कंपनी बन गई, डीमर्जर हो गया, तो एक नई कंपनी बन गई। क्या बन गई? मान लो XYZ बन गई, ठीक है। और इस कंपनी ने अपना नाम बदल के क्या कर दिया? हीरो कर दिया सर, ठीक है। इस कंपनी ने अपना नाम क्या कर दिया? हीरो। जिस कंपनी का डीमर्जर होता है उसे हम कहते हैं डिमर्ज्ड कंपनी। उसे क्या बोलते हैं हम? डिमर्ज्ड कंपनी। और जो नई कंपनी बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिजल्टिंग कंपनी। जो क्या कहते हैं? रिजल्टिंग कंपनी, राइट? ओके। अब जब ये बंदा यहाँ से गया होगा, जैसे मान लीजिए दो भाइयों की कंपनी थी, एक भाई छोड़ के चला गया, तो क्या वो कोई एसेट लेके गया होगा यहाँ से? बताइए। अगर कोई यहाँ से सेपरेट हुआ है तो क्या कोई ना कोई एसेट लेके गया होगा यहाँ से? खाली हाथ तो नहीं गया होगा। यस सर, कुछ तो एसेट ले गया होगा। अब वो जो एसेट ले गया है यहाँ से, क्या उसमें हमारा भी हक था? बताइए, क्या उसमें हमारा भी हक था? मान लेते हैं कंपनी के पास, ठीक है, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कंपनी के पास 600 करोड़ की नेटवर्थ थी जिस दिन डीमर्जर हुआ। उस 600 करोड़ में से 200 करोड़ ये ले गया, उस 600 करोड़ में से 200 करोड़ ये ले गया। तो बताइए, क्या इस 200 करोड़ में हमारा भी हिस्सा था? था। तो ये उस हिस्से के बदले हमें भी तो शेयर इश्यू करेगा, है ना? तो इसने हमें शेयर दे दिया, मान लीजिए 200 शेयर दे दिए। पैसे लेगा क्या हमसे? देखिए, क्या ये हमसे पैसे लेगा इन शेयर्स के? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास हमारी एसेट है, तो इसने हमें बिना पैसे के ये शेयर्स दे दिए, राइट? ओके। अब हमारे पास दो शेयर्स हैं, 100 तो इसके और 200 इसके, ठीक है। 100 इसके, 200 इसके, डन। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इन शेयर्स को बेचूंगा 100, मान लीजिए इसको सोल्ड कर देते हैं 220 रुपए ईच के हिसाब से 2020-21 में, और इसको सोल्ड कर देते हैं 140 रुपए ईच के हिसाब से 2020-21 में, ठीक है। ओके। तो सवाल ये है
कि इनकी सेल प्राइस तो ये हो जाएगी जितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी इनकी, ये बताइए, इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? ओके, बताइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 60 रुपए और एफएमबी किसकी? पहले इसकी बताओ, चलो इन 100 शेयर की कॉस्ट बताओ मेरे लिए क्या होगी? और फिर इन 200 शेयर की? तो सुनिए, यहाँ पे क्या कहा गया कि सर हमारी जेब से गए 6,000 रुपए, ठीक है, हमारे जेब से गए थे 6,000 रुपए, राइट, और ये 6,000 रुपए में ही हमें ये 100 शेयर भी मिले हैं और ये 200 शेयर भी मिले हैं, क्योंकि ये भी उसी की वजह से मिले हैं। तो हमें इस 6,000 रुपए को ही प्रपोर्शन करना पड़ेगा। अब प्रपोर्शन आप नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको कैसे करना है? वैल्यू के हिसाब से। ध्यान से सुनिए कैसे। देखिए, आपके 100 शेयर जिस कंपनी में लगे हुए थे और जिस दिन ये डिमर्जर हुआ, ठीक है, उस दिन कंपनी की वैल्यू क्या थी? 600 करोड़ रुपए थी, और उस 600 करोड़ में से 200 करोड़ रुपए ये बंदा ले गया। तो ये आपकी वैल्यू में से कितना ले गया भाई? आपके जो 6,000 है वो तो इस 600 करोड़ में थे ना, तो वो आपकी वैल्यू में से कितना ले गया? तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? देखिए, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नेटवर्थ आफ्टर डिमर्जर और अपॉन नेटवर्थ बिफोर डिमर्जर, ठीक है। इसमें हमारे 6,000 रुपए थे सर, ठीक है, इसमें हमारे कितने थे? 6,000 रुपए थे। तो 6,000 रुपए हमारे थे, ठीक है, जब कंपनी के पास नेटवर्थ थी 600 करोड़ की। अब कंपनी के पास नेटवर्थ कितनी है? 400 करोड़ की। तो हमारे कितने पैसे अभी भी इसी कंपनी के पास पड़े हैं? बताइए, हमारे कितने पैसे अभी भी इस कंपनी के पास पड़े हैं? 4,000। 4,000, लो जी, ठीक है। तो इसके कंपनी में जो शेयर है वो तो हो जाएंगे 4,000 के, और टोटल 6,000 में से 4,000 इसके हैं, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2,000 रुपये, लो जी। ओके, सिंपल सी बात है। 6,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे उस कंपनी में जिस कंपनी की नेटवर्थ थी 600 करोड़ रुपए, मतलब उसमें मेरे 6,000 इन्वॉल्व थे। उस 6,000 में से 200, उस 600 करोड़ में से 200 करोड़ कोई ले गया, तो जाहिर सी बात है मेरा भी 1/3 ले गया ना वो, तो मेरे 2,000 वो ले गया। उसके बदले में उसने मुझे ये शेयर दिए, उसके बदले में उसने मुझे ये शेयर दिए। तो इन शेयर्स की कॉस्ट मेरे लिए हो गई 2,000, और इन शेयर्स की मेरे लिए कॉस्ट हो गई 4,000। बोलिए, क्लियर है? एनी डाउट किसी को? नहीं है? देखिए, कंसेप्ट पढ़ना और क्वेश्चन में उनको अप्लाई करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जब तक आपको अप्लाई करना नहीं आता कोई मतलब नहीं है। सर, जिस केस के क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं भैया, बिल्कुल आ सकते हैं। मॉड्यूल में केस है, क्वेश्चन ही तो नहीं है। क्वेश्चन तो कितना देंगे? इतने सारी चीजें हैं, इतना बड़ा लो है, कितने क्वेश्चन देंगे ये? समझ गए? ओके।
अच्छा एक चीज और बता दो, इसी क्वेश्चन इसी केस के अंदर होल्डिंग पीरियड कहाँ से लेंगे, होल्डिंग पीरियड कहाँ से लेंगे दोनों शेयर का। देखो हीरो का तो यहाँ से आएगा 12-13 से लेके 20-21 तक, इसमें कोई डाउट है क्या भाई। हीरो जो है वो तो पुरानी कंपनी है, उसका तो हमने शेयर ओरिजिनली खरीदा था, तो उसका तो 12-13 से यहाँ तक आएगा, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। और इसका जो होल्डिंग पीरियड आएगा किसका, रिजल्टिंग कंपनी का, ये भी यहीं से आएगा, ये भी यहीं से आएगा, ठीक है। क्योंकि जब डीमर्जर हुआ था वो सेक्शन 47 में हुआ था, उस दिन हमसे कोई टैक्स लिया नहीं गया, तो कैलकुलेशन इसकी भी यहां से यहां तक करेंगे होल्डिंग पीरियड के लिए, समझ गए, जैसे कल अमलगमेशन में की थी ना वैसे ही। चलिए एक बार आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़ें और इसको करें। 10 मिनट का टाइम आपको देता हूं, पहले मैं 8:26 पे मिलेंगे आपसे, पहले आप करें, फिर नहीं होगा तो मैं करूंगा, पर कोशिश जरूर करें आप, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ही सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप क्वेश्चन पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करिए। ओके, क्वेश्चन कह रहा है सर, मिस्टर जोसेफ हैज 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड दैट ही acquired on 17 अगस्त 2007। कब इन्होंने एक्वायर किए हैं, 17 अगस्त 2007 को इन्होंने एक्वायर किए हैं। थ्रू द विल ऑफ हिज फादर acquired the shares on, पिताजी ने कब एक्वायर किए थे, 17/7/2004 में। और थ्रू द गिफ्ट ऑफ हिज फादर इन मिस्टर जेड, अच्छा इन्होंने अपने फादर इन लॉ से प्राप्त किए थे, ठीक है। और उन्होंने कब खरीदे थे सर, उन्होंने खरीदे थे 18/8/2000 में, राइट। तो ऐसे चले हैं, पहले खरीदे ये जेड ने, इन्होंने दिए अपने जवाई को, मतलब कि इसके फादर को, और फादर ने दिए मिस्टर जोसेफ को। इस तरीके से मिस्टर जोसेफ के पास आए हैं, ठीक है। ओके, आगे लिखा है सर, मार्केट वैल्यू दे रखी है हमें डिफरेंट डिफरेंट डेट की, और आगे उसके आगे लिखा है ऑन 31 मार्च 2013 एक्स लिमिटेड अमलगमेटेड विथ वाई लिमिटेड, जिसके शेयर हमारे पास थे उस कंपनी का अमलगमेशन हो गया वाई लिमिटेड के साथ, ठीक है। एंड अमलगमेटेड कंपनी इशू इट्स 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर, 2 के बदले में 3 शेयर दे दिए। तो हमारे पास कितने शेयर थे सर, 1000 शेयर थे। तो हमें कितने मिलेंगे वाई लिमिटेड के, 1500 शेयर मिलेंगे, यस। अब 1500 शेयर में से इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने 2 अप्रैल 2020 को 1000 शेयर सोल्ड कर दिए, पूरे नहीं बेचे, 1000 शेयर सोल्ड कर दिए, ठीक है। और कितने रुपए के हिसाब से, 38 रुपीज ईच के हिसाब से। लो जी, ये पूरा क्वेश्चन है। अब पूरा क्वेश्चन है तो आप आराम से चलिए, एक एक चीजें देखिए, सारी एक साथ देखने की कोशिश करोगे तो गलत होगा, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए सेल कंसिडरेशन क्या है। सेल कंसिडरेशन क्या होगा सर, 38,000 रुपए, है ना। 1000 शेयर बेचे 38 के हिसाब से, तो सेल कंसिडरेशन 38,000 रुपए हो गया। अब आइए सर, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म है इसलिए इंडेक्स कॉस्ट कर रहे हैं। अब कॉस्ट क्या है पहले ये पता लगाते हैं, ठीक है। कॉस्ट क्या है सबसे पहले ये पता लगाते हैं। जब कोई एसेट हमें विल, इनहेरिटेंस, गिफ्ट इन तरीके से मिलती है तो पुराने मालिक की कॉस्ट लेते हैं, यस। तो यहाँ पे जोसेफ को मिला क्या, वसीयत में, ठीक है। तो वो अपने किसके लेगी, फादर की कॉस्ट। फादर को मिला था गिफ्ट में, तो वो लेंगे अपने फादर इन लॉ की कॉस्ट। तो फादर इन लॉ ने कितने में खरीदा था सर, फादर इन लॉ ने खरीदा था 18/8/2000 में 20 रुपए के हिसाब से।
तो मतलब 20,000 की कॉस्ट है। ओवरऑल कॉस्ट कितनी है सर? 20,000 की। क्लियर? ठीक है। अब ये कॉस्ट है 1/4/2000। ये कॉस्ट कब है? 1/4/2001 से पहले की, राइट? ये तो 1/4/2001 से पहले की कॉस्ट है ना। तो हम वो कंसेप्ट भी लगाएंगे कि 1/4/2001 की कॉस्ट, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे देखिए 2001 की वैल्यू क्या है? 18 रुपए। 1/4/2001 की वैल्यू कितनी है? 18 रुपए, राइट? ओके। और हमारी कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए। तो विच एवर इज हायर, हायर क्या है? 20 रुपए, इसलिए 20 ले रहे हैं ना। अगर आपने तुक्के में 20 ले लिया है तो आंसर सही कर लीजिए अपना, क्योंकि अगर यहाँ पे 22 रुपए होता 18 की जगह तो फिर 22 रुपए लेते हैं हम। ठीक है। हो सकता है किसी ने सीधे 20 ले लिए हो, 1/4/2001 का कंसेप्ट चेक ही नहीं किया हो, तो वो ध्यान रख लेना। ओके, ठीक है सर। तो 20,000 रुपए सर हमारी कॉस्ट है, पर 20,000 कॉस्ट तो 1500 शेयर की है ना। तो 20,000 की जो कॉस्ट है वो तो 1500 शेयर की है, क्योंकि 1000 के बदले में हमें 1500 मिल गए। बोलो हाँ या ना? तो 20,000 जो कॉस्ट थी वो इन 1000 की थी, इन 1000 के बदले में ये 1500 मिल गए। तो ये कॉस्ट तो 1500 शेयर की हुई ना। हमने बेचे सिर्फ 1000 है, तो इसलिए 1000 की कॉस्ट निकालो। ठीक है, तो ये तो 1000 की कॉस्ट आ गई। अब आइए सर इंडेक्सेशन। कौन से ईयर में बेचा? कौन से ईयर में बेचा? 2021 में। तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 301 से कर देंगे। डिवाइड कौन से ईयर से करेंगे ये बताइए? बारह तेरह से। तो 12-13 का इंडेक्स बोलो कितना है? 200 है क्या? हाँ जी। तो बोलो आंसर, बोलो आंसर बोलो। 17। ये फाइनल आंसर? 20,000, ये कॉस्ट 20,062 है क्या? ओके। और कैपिटल गेन बता रहे हैं 17,939। लो जी। तो इसमें 3-4 कंसेप्ट इन्होंने मिक्स कर दिए। इन्होंने गिफ्ट का भी कर दिया, 1/4/2001 वाला भी कर दिया, और साथ ही साथ अमलगमेशन वाला भी कर दिया। ठीक है। पर आप अगर आप तसल्ली से सोच समझ के आराम से आंसर करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके। बोलिए, एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए, तो आइए केस नंबर 15 की बात करते हैं फिर। कितने केस हो गए? 15 हो गए क्या? चलिए, केस नंबर 16 सुनिए। इसमें हम बात करते हैं स्लम सेल। इसकी बात करते हैं स्लम सेल। किसी ने सुना हुआ है स्लम सेल क्या होता है? अरे, किसी ने सुना हुआ है स्लम सेल क्या होता है? एनीवन नो व्हाट इज स्लम सेल? फिर भाई हाँ या ना तो बोल दो, नहीं देखा तो नहीं पता, तो ये बोल दो नहीं पता। हद करते हैं। हाँ, सेलिंग ऑफ ए यूनिट और डिवीजन without assigning value to individual asset। ठीक है, क्या मतलब है इसका ये समझिए। एक कंपनी बनी सर जी ग्रुप के नाम से। ठीक है, एक कंपनी बनी जी ग्रुप के नाम से, और इन्होंने
2002 में अपना एक काम स्टार्ट किया, एक्स यूनिट। ठीक है, इन्होंने 2002 में हमारी अपनी एक्स यूनिट स्टार्ट की। 2006 में इन्होंने एक वाई यूनिट और स्टार्ट की, मतलब एक सेगमेंट और स्टार्ट किया, राइट। जैसे मान लीजिए इसमें हार्डवेयर बनाते थे, इसमें ये सॉफ्टवेयर बनाने लग गए। ठीक है, फिर 2012 में इनको लगा कि अपने को एक और यूनिट बनानी चाहिए, तो इन्होंने जेड यूनिट बनाई और इसमें ये एसेसरीज बनाने लग गए। समझ गए? ओके। 2020-21 में इनको ये लगा कि अपनी ये जो सॉफ्टवेयर यूनिट है ना, ये बहुत टाइम से लॉस मेकिंग चल रही है, इसमें हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हमें इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्या करें? तो इन्होंने सोचा कि इस यूनिट को बेच देते हैं, सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, इनके पास इस यूनिट में, ठीक है, इस यूनिट में इनके पास बहुत सारी एसेट होंगी, बहुत सारे कंप्यूटर, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत चीजें होगी ना। बोलो हाँ या ना? ये अपनी बैलेंस शीट जब बनाते होंगे तो इस तरीके से बनाते होंगे ना कि फिक्स एसेट एक्स में 6 करोड़, वाई में 8 करोड़ और जेड में 3 करोड़, ऐसे बनाते होंगे। ठीक है, ऐसे ही स्टॉक, ठीक है, ऐसे ही क्रेडिटर्स, तो ये तीनों चीजों के लिखते होंगे, मतलब इनके 3 यूनिट्स है तो ये तीनों यूनिट का कैलकुलेशन दिखाते होंगे। अब इन्होंने जब बेचने का सोचा कि मैं अपनी वाई यूनिट को बेच देता हूँ, क्या सोचा इन्होंने कि मैं अपनी वाई यूनिट को बेच देता हूँ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब वाई यूनिट के अंदर बहुत सारी मल्टीपल एसेट है। वाई यूनिट में क्या है? मल्टीपल एसेट है। मल्टीपल एसेट होने का मतलब इसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारा फर्नीचर है, इसके नाम पे बहुत सारी बिल्डिंग है। ठीक है, तो जब ये बेचने के लिए किसी से बात करेगा, किसी से सौदा करेगा, तो क्या ये उसको ये बोलेगा कि भैया बताओ कंप्यूटर के लिए कितना दोगे? मैं तो 6 करोड़ रुपए मांगता हूँ, तुम कितना दोगे? ठीक है, फर्नीचर के लिए मैं 8 करोड़ मांग रहा हूँ, तुम कितना दोगे? ठीक है, बिल्डिंग के लिए मैं 20 करोड़ मांग रहा हूँ, तुम कितना दोगे? समझ गए? क्या ये ऐसे ऑफर करेगा? क्या ये ऐसे ऑफर करेगा? आपको क्या लगता है? नहीं सर, ऐसे तो ऑफर नहीं करेगा। अच्छा, ये तो ऑफर करता है एक साथ सारा, है ना, ये तो पूरा एक साथ ऑफर करता है कि सर मैं तो अपनी पूरी यूनिट, मुझे एसेट से मतलब नहीं है, मैं तो अपनी पूरी यूनिट बेचना चाहता हूँ 120 करोड़ रुपए में। ठीक है, पर सामने वाला कहता है कि भैया देखो कंप्यूटर तो मुझे नहीं चाहिए, बताओ कंप्यूटर का कितना कम करोगे? फर्नीचर भी मुझे नहीं चाहिए, इसका कितना कम करोगे? बाकी चीजें मैं लेने को तैयार हूँ। ठीक है, तो क्या ये बार्गेनिंग कर लेगा ऐसे या नहीं करेगा? बताइए। मे बी और मे बी नॉट, है ना, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है। पर हमारा आंसर ये है कि सर अगर इसने ऐसे बार्गेनिंग की, ठीक है, अगर ये इंडिविजुअल एसेट पे गया, चाहे ये खुद ऑफर करे, चाहे सामने वाले के कहने पे एडजस्ट करे, अगर ये इंडिविजुअल एसेट पे गया तो ये स्लम सेल नहीं है। स्लम सेल तभी है जब ये एक साथ बेची जाए। समझ गए? ये कहेगा मैं तो 120 करोड़ रुपए जानता हूं, उसमें से बिल्डिंग के कितने मुझे मतलब नहीं है, फर्नीचर के कितने मुझे मतलब नहीं है, कंप्यूटर के कितने मुझे मतलब नहीं है, मैं तो पूरे 120 करोड़ रुपए चाहता हूँ। वो कहेगा कि सर 120 करोड़ तो नहीं दूंगा, मैं तो 116 करोड़ दूंगा, वो चलेगा। तो मतलब बार्गेनिंग जो होनी है वो इस प्राइस पे होनी है, एसेट वाइज बार्गेनिंग नहीं होनी है, यूनिट वाइज बार्गेनिंग कर सकते हो आप। बोलो आई बात समझ में? दोनों बातों में फर्क है। अगर मैं एसेट की वैल्यू डिटरमाइन कर रहा हूं तो फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं एसेट की कैलकुलेशन करूं अलग अलग, कि भाई कंप्यूटर पे इतना कैपिटल गेन, फर्नीचर पे इतना कैपिटल गेन। ठीक है, और अगर मैं एसेट को देख ही नहीं रहा, मैं तो ये कहता हूं कि भैया मैंने तो फाइनली 112 करोड़ में सारा बेच दिया, अब क्या मुझे पता है कि मैंने कौन से एसेट कितने में बेची? बताइए। अगर मैं ये कहूं कि मैंने 120 करोड़ का ऑफर किया था और फाइनली मैंने 112 करोड़ में बेच डाला, तो क्या मुझे पता है कि मैंने कौन सी सीट कितने में बेची? नहीं। और जब मुझे नहीं पता तभी तो स्लम सेल कहेंगे, तभी तो उसे वन टाइम सेल कहेंगे ना, अपन एक मुश्त सेल कहेंगे, जिसमें हम पता ही नहीं कर सकते कि किस असेट के बदले हमें कितना मिला।
बोलो जी, आई बात समझ में? अगर मुझे पता होता कि मुझे किस असेट के बदले में कितना मिला है तो मुझे वन टाइम सेल बोलने की जरूरत क्या थी? मैं तो हर असेट का अलग अलग कैलकुलेट कर देता हूं। बोलिए, लॉजिक समझ में आ गया आपको? डेफिनेशन, डेफिनेशन समझ में आ गई? सेलिंग ऑफ ए यूनिट और ए डिवीजन विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल असेट। इंडिविजुअल असेट की कोई वैल्यू डिसाइड नहीं करनी है, ठीक है, ये वैल्यू नहीं करनी है। इसके बिना ही आपको क्या करना है? सेल करना है। जैसे आप 120 में बेचना है, 116 में बेचना, जो भी है आपकी रेट, वो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब समझो एक चीज कि इन्होंने ये रूल क्यों बनाया है, सर ऐसा क्यों, ऐसा इन्होंने क्या सिस्टम बनाया? तो इन्होंने बहुत जेन्युइन सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया? देखिए, इन्होंने कहा कि अगर आप असेट वाइज बेचते हो तब तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कैपिटल गेन कैसे निकालना है। आपको पता है ना कंप्यूटर पे कैपिटल गेन कैसे निकलता है, फर्नीचर पे कैसे निकलता है, बिल्डिंग पे कैसे निकलता है। बताइए, पढ़ने की जरूरत है क्या अलग से? अगर आप अलग अलग एसेट बेच रहे होते तो उनपे कैपिटल गेन निकालना तो आता है ना आपको। तो उसको तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, उसको तो नए वापस से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने कहा कि अगर आप एक साथ बेचते तो क्या होगा, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, कैसे? अब मुझे एक बात बताइए कि मैं एक बार इसको तो भूल जाता हूँ, इसका काम हो गया ना कि नहीं? हम ऐसे तो नहीं बेचेंगे इंडिविजुअल एसेट, तो हम तो एक साथ ही बेचेंगे। अब हमने एक साथ 112 करोड़ में बेच दिया पूरा बिजनेस। ठीक है, ये वाई यूनिट वाला पूरा बिजनेस बेच दिया हमने 112 करोड़ में। अब इसका नेचर कैसे पता चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? क्योंकि इसमें तो ऐसी भी एसेट है जो हमने 2 महीने पहले ही खरीदी थी। बताइए, क्या इसमें ऐसी एसेट भी शामिल होगी जो हमने 2 महीने पहले ही खरीदी थी? और ऐसी भी एसेट शामिल होगी जो हमने 10 साल पहले खरीदी थी? इसमें तो हर तरीके की एसेट होगी ना, क्योंकि हमने तो पूरी यूनिट बेची है। अब यूनिट पे तो खरीदते रहते हैं हम टाइम टू टाइम। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? ये सारी बातें हमें यहाँ पे समझनी है, तो ध्यान से सुनिए। जब मुझे ये पता ही नहीं है कि कौन सी एसेट के बदले कितना मिला, तो क्या मैं होल्डिंग पीरियड एसेट का लूंगा? बताइए, जब मैं कह रहा हूं कि मैंने एसेट को बेचा ही नहीं है, तो मुझे क्या होल्डिंग पीरियड एसेट का लेना है? नहीं, मुझे होल्डिंग पीरियड एसेट का नहीं लेना, मुझे होल्डिंग पीरियड यूनिट का लेना है। मैंने ये यूनिट स्टार्ट कब की थी? 2006 में। बेच कब रहा हूं? 2020-21 में। तो मेरी ये जो यूनिट है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट जो है मेरा, इसको कितना टाइम हो गया ये देखना है, इसके हिसाब से होल्डिंग पीरियड लेना है। बोलिए, बात समझ में आती है? हम पूरा ट्रांजेक्शन एज ए होल्ड कर रहे हैं, इंडिविजुअल एसेट पे नहीं जा रहे। तो इसलिए हम जो होल्डिंग पीरियड है वो भी किसका देखेंगे? पूरी यूनिट का देखेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर एसेट का। राइट, चलिए, सेल कंसिडरेशन कितना होगा बता दीजिए। इस यूनिट को बेचने पे सेल कंसिडरेशन कितना होगा? ये वाला जितने में बेचा है सर, बिल्कुल आसान है। तो होल्डिंग पीरियड भी आसान है यूनिट का, और सेल कंसिडरेशन भी आसान है। अब पूछना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये बताओ, ये सोचने वाली बात है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी हमारा? किस चीज के एफएमवी? किस चीज के एफएमवी कह रहे हैं सर? एफएमवी किस बात के एफएमवी बताओ, किस चीज के एफएमवी लें? ठीक है, ओके। कुछ सिमिलर से आंसर है, सबके मिले जुले आंसर है, कुछ के ठीक भी है। सुनिए, हम सर यूनिट बेच रहे हैं, है ना, हमको एसेट नहीं बेच रहे। हम क्या बेच रहे हैं? यूनिट बेच रहे हैं। ठीक है, अब यूनिट की कोई मार्केट वैल्यू थोड़ी होती है। नहीं, यूनिट की मार्केट वैल्यू नहीं होती। हम लेंगे इसकी नेटवर्थ। क्या लेंगे? नेटवर्थ लेंगे। मार्केट वैल्यू नहीं होती, नेटवर्थ होती है। राइट। अच्छा, एक बात बताओ,
कौन सी जगह पे हमने ऐसे कौन सा ट्रांजेक्शन पढ़ा अभी तक 16 ट्रांजेक्शन में हमने, जिसमें हम मार्केट वैल्यू को कॉस्ट लेते हैं? ऐसा कौन सा हमने पढ़ा है जिसमें मार्केट वैल्यू को कॉस्ट लेते हैं, हम एफएमवी को कॉस्ट लेते हैं? गिफ्ट में एफएमवी को लेके लेते हैं कॉस्ट? गिफ्ट में तो पुराने मालिक की कॉस्ट लेते हैं ना, एफएमवी को कहाँ लेते हैं? बताइए 16 ट्रांजेक्शन में से ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन पड़ा है जिसमें हम फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट कंसीडर करते हैं? ईएसओपी, ओके। देखिए, हाँ ठीक है, चलो बोलो, पहले बोलो, सारे बोल लो। गिफ्ट में नहीं लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है मुझे नहीं पता, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है भाई? हिमांशु क्या होता है इनकॉर्पोरेशन? पार्टनर टू फॉर्म, पार्टनर टू फॉर्म, तो उस दिन मार्केट वैल्यू थोड़ी लेते हैं, वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स लेते हैं। मार्केट वैल्यू कहाँ लेते हैं? वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स लेते हैं। सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, सेल कंसिडरेशन मत बताओ, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। आप बोलना चाह रहे हैं डिजोल्यूशन वाला, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? डिजोल्यूशन वाला। तो पहले तो वो करेक्ट करो। पार्टनर फर्म को देता है तब तो वैल्यू रिकॉर्डेड ऑन बुक्स आता है, सेल वैल्यू, और कॉस्ट आती है जितने में पार्टनर ने खरीदा था वो। और जब फर्म पार्टनर को देती है डिजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, एट दैट टाइम सेल कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू आती है, कॉस्ट एक्चुअल आती है। समझ गए? देखिए मैं आपको बताता हूँ अब कहाँ आती है। सर ईएसओपी में भी आती है, टैक्सेबल गिफ्ट में आती है। जो टैक्सेबल गिफ्ट में कहा, जो जिसका टैक्सेशन हम कर चुके होते हैं, वहां मैंने बताया था। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक के अंदर आती है, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक में भी आती है ना। तो सिर्फ ऐसे केस में आती है जहां पे दो हेड कवर होते हैं, ऐसे केस में आती है जहां पे दो इनकम के हेड कवर होते हैं, क्योंकि वहां पे वो सेपरेट करने वाली वैल्यू होती है। सोच के देखो एक बार, क्या सिर्फ ऐसे ही केस में मार्केट वैल्यू को कॉस्ट लिया जाता है जिसमें दो हेड कवर होते हैं? ईएसओपी में सैलरी और कैपिटल गेन कवर होता है, टैक्सेबल गिफ्ट के अंदर अदर सोर्स और कैपिटल गेन कवर होता है, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक के अंदर बीएनपी और कैपिटल गेन कवर होता है। उसके अलावा कोई केस है क्या जब एफएमवी को कॉस्ट ली जाती है, या ली है अभी तक हमने ली है? नहीं। और वहां पे जो हम एफएमवी को कॉस्ट लेते हैं उसका पर्टिकुलर रीजन होता है हमारे पास, कि भैया लास्ट ईयर दूसरे हेड के अंदर इसको सेल प्राइस माना था, इसलिए हमें इसको परचेज प्राइस मानना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरे हेड के अंदर हमने इसको सेल प्राइस माना था, इसलिए हमें यहाँ पे इसको परचेज प्राइस या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी पड़ रही है। अब इस केस में कहाँ पे कोई पुराना हेड है क्या? कोई पुराना हेड बताइए। क्या इस केस में दो हेड कवर हो रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट कहाँ से आया? यहाँ पे मार्केट वैल्यू की बात ही कहाँ से? तो आप जो ये एक रटा रटाया आंसर देते हैं ना हर चीज के अंदर, कुछ भी पूछो सर मार्केट वैल्यू, है ना। तो इस माइंडसेट को ठीक करो, अदरवाइज एग्जाम में गलती कर जाओ। एग्जामिनर ने अगर मार्केट वैल्यू दे दी क्वेश्चन में, आप सबसे पहले उसी पे झपटोगे, उसको उठाओगे और वहां पे या तो उसको सेल कंसिडरेशन में टिका दोगे या उसको कॉस्ट ऑफ इक्वेशन में टिका दोगे। समझ गए? तो वो एक चीज चेंज करो, पहले समझो कि क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भैया इस यूनिट में मेरा कितना पैसा लगा है, वही तो कॉस्ट होगी ना मेरी। भाई सर मेरे पास इस यूनिट में कंप्यूटर भी है, मेरे पास इस यूनिट में फर्नीचर भी है, मेरे पास इस यूनिट में बिल्डिंग भी है। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब आप ये कहो सब इन सब की कॉस्ट, तो भी समझ में आती है बात। अगर आप ये कहोगे कि सर इन सब की जितनी कॉस्ट है उसको टोटल करके ले लो, तो भी मुझे आपकी बात समझ में आएगी कि ठीक है आपका आंसर जेन्युइन है।
आप कह रहे सर मार्केट वैल्यू ले लो, अगर मार्केट वैल्यू लेंगे बेटा तो एक बात बताओ, सेल प्राइस और मार्केट वैल्यू में क्या फर्क होगा, ये बताओ। अगर मैं कॉस्ट को मार्केट वैल्यू ले लूं या मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ले लूं, तो सेल प्राइस और मार्केट वैल्यू में क्या फर्क है? सोचो, एक बार सोचने वाली चीज है ये। क्या लगता है आपको? सोचो भाई सोचो। बोलो यस और नो। अच्छा चलो एक चीज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में कोई भी पुरानी एसेट पड़ी है, कोई भी पुरानी एसेट पड़ी है, सपोज टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, कुछ भी है, और आपने आज उसको बेच दिया। ठीक है, आज आपने उसको बेच दिया, तो क्या आप उसकी कॉस्ट प्राइस कभी भी मार्केट वैल्यू ले सकते हैं क्या आज की? और अगर आपने मार्केट वैल्यू ली, तो सेल प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में फर्क क्या होगा, ये बताओ, होगा क्या? नहीं होगा ना। तो लॉजिक ही नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखो बेटा, कि ऐसे नहीं हर जगह मार्केट वैल्यू ले लो सर। मार्केट वैल्यू तो किस लिए काम आती है? सेल में काम आ सकती है भाई। जो चीज आज की वैल्यू तो आज की सेल में काम आएगी, जो कॉस्ट है वो तो पास्ट में लगी थी। समझ गए? तो उसके लिए मार्केट वैल्यू कैसे काम आ सकती है? समझ रहे हो बात को? ये मैं सिर्फ इस केस के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसा ही दो तीन पॉइंट आपके माइंड में क्लिक करवा रहा हूं जो आपको हर केस में मदद करेंगे, अगर आप उनको पकड़ लेते हो तो। बस यही फर्क होता है एक पास होने वाले बच्चे में और एक रैंकर में। पास होने वाला बच्चा ये रटेगा कि स्लम सेल के केस में मुझे क्या क्या लेना है, और रैंकर बच्चा ये समझेगा। ठीक है, रैंकर बच्चा ये समझेगा कि मुझे ये चीज लेनी क्यों लेनी है। बोलो जी, आई बात समझ में या नहीं आई? चलो ठीक है, सुनो। देखो आ गई तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो क्या कर सकते हैं। चलिए सुनिए। देखिए 2006 में अपने यूनिट स्टार्ट की थी। अब इसमें हमने 2006 में भी एसेट खरीदी होगी, 7 में भी खरीदी होगी, 8 9 10, हर साल कुछ ना कुछ खरीदते होंगे, राइट? तो इसलिए बोला गया कि भैया ऐसे तो पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इसके अंदर कितनी एसेट है। तो आप क्या करो, इसकी नेटवर्थ निकाल लो। कब की नेटवर्थ? जिस दिन बेच रहे हो उस दिन की नेटवर्थ। अब नेटवर्थ कैसे निकलती है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट, जितनी भी एसेट इसके अंदर है सबकी वैल्यू जोड़ लो। पर ध्यान रहे, मार्केट वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू तो सेल प्राइस निकालते टाइम पे जोड़ी होगी। अभी क्या जोड़ लो? इसकी सबकी बुक वैल्यू जोड़ लो। बुक वैल्यू कैसे जोड़ेंगे सर? देखो, जो डेप्रिशिएबल असेट है उसकी तो डब्ल्यूडीवी ले लो, जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट है उसकी बुक वैल्यू ले लो। समझ गए? और जो अदर असेट है जैसे कि के स्टॉक वगैरह है, उनकी भी बुक वैल्यू ले लो। आगे बात समझ में? एक्सेप्ट रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन लेना नहीं है। समझ गए? रीवैल्यूएशन लेने का मतलब तो मार्केट वैल्यू लेना ही हो गया, तो इसलिए रीवैल्यूएशन आप लेंगे नहीं। बोलो आई बात समझ में? जितनी डेप्रिशिएबल असेट है जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, उनकी तो डब्ल्यूडीवी ले ली हमने डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जितनी बची थी। नॉन डेप्रिशिएबल जैसे लैंड है वो हमने यहाँ ले ली। अदर असेट है जैसे कि स्टॉक है, डेटर्स है वगैरह है, वो यहाँ ले लिए, और इवेल्युएशन को छोड़ दिया। अब इसमें से लेस कर देंगे हम आउटसाइड लाइबिलिटीज। कुछ क्रेडिटर्स वगैरह भी तो होंगे ना इस यूनिट के, वो भी तो चुकाने पड़ेंगे। आउटसाइड लाइबिलिटी कम कर देंगे, तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि इस यूनिट में मेरा कितना पैसा लगा हुआ है? बताओ। अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या मुझे ये पता चल जाता है इस यूनिट में मेरा कितना पैसा लगा हुआ है? हाँ, तो बस यही तो मेरी कॉस्ट है। अब मुझे पता चलता है कि इस तरीके से कैलकुलेट करके कि मेरे 100 करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 100 करोड़ रुपए। तो क्या मेरी कॉस्ट 100 करोड़ हो गई? हाँ। बेचा कितने में? 112 करोड़ में। तो कैपिटल गेन कितने का हो गया? 12 करोड़ का हो गया। आगे बात समझ में?
ठीक है, तो मैं पूरा फ्रेश लिख देता हूं। देखिए, सेल कंसीडरेशन के तौर पे क्या लेंगे आप? एक्चुअल सेल प्राइस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तौर पे क्या लेंगे आप? नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट माइनस लाइबिलिटीज। उस यूनिट की जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी है उसका निकाल देंगे, तो ये आ जाएगी आपके पास नेटवर्थ। इसमें ध्यान रहे, इग्नोर करना है आपको रीवैल्यूएशन को, रीवैल्यूएशन नहीं लेना है। ओके, होल्डिंग पीरियड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिट, जब आपने यूनिट स्टार्ट की थी वहां से, ट्रांसफर ऑफ यूनिट, जब आपने यूनिट बेची वहां तक, राइट। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आपने आज की नेटवर्थ ले ली है ना, आपने आज की नेटवर्थ ले ली, तो क्या इसका इंडेक्सेशन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इसका इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आज की वैल्यू है, ये तो आज की कॉस्ट है ना। जो नेटवर्थ निकाली है वो तो आज की बैलेंस शीट के हिसाब से निकाली है, तो आज की बैलेंस शीट के हिसाब से निकाली है, तो ये तो ऑलरेडी आज की वैल्यू है, इसलिए इसका इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। ये लो जी, ये हो गया आपका स्लम सेल का कॉन्सेप्ट। बताइए, कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ये इसका फाइनल है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। नहीं है? चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।